First of all, today's lecture on structure of nephron. नेफ्रॉन, जैसा कि मैंने कल आपको बताया कि किडनी के अंदर दो तरीके के नेफ्रॉन होते हैं, एक था कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक था जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। इन आवर किडनी कॉर्टिकल नेफ्रॉन 85% और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन 15%। हम यहाँ पर दोनों ही तरीके के स्ट्रक्चर को देखेंगे एक साथ। किडनी के अंदर आपने देखा था किनारे पर जो था वो कॉर्टेक्स पार्ट था और जो इनर साइड में था वो मेडुला पार्ट था। तो कॉर्टेक्स और मेडुला को हम इस तरीके से यहाँ पर इलस्ट्रेट कर रहे हैं, दैट मीन्स कॉर्टेक्स और दैट मीन्स मेडुला। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्ट्रक्चर इधर साइड में दे रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और इधर देता हूं मैं स्ट्रक्चर ऑफ जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। अब इसमें ये देखिएगा कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टामेडुलरी कैसे होते हैं, इसको हम देखेंगे, तब क्लियर समझ पाएंगे कि कौन से कब काम करते हैं, क्यों ऐसा है। एक कल मैंने बोला था कॉर्टिकल नेफ्रॉन हमेशा नॉर्मल कंडीशन में काम करते हैं और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन एडवर्स कंडीशन में काम करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ एडवर्स कंडीशन अकर्स? क्या हम भूखे हैं तब काम करेंगे? नहीं। जब हमारी बॉडी में पानी की कमी हो, स्कैरसिटी ऑफ वाटर अकर्स इन आवर बॉडी, तो उस समय जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन काम करेंगे और कॉर्टिकल नेफ्रॉन नॉर्मल कंडीशन। तो आप ये ध्यान रखें, जब बॉडी में पानी की कमी हो तो किडनी क्या चाहती है? पानी को रिटेन करेगी या एक्सक्रीट आउट करेगी? रिटेन करेगी। तो और पानी जब ज़्यादा हो तो उसे एक्सक्रीट आउट करेगी। तो आपको ये बिल्कुल लॉजिकली जोड़ के रखना है कि नॉर्मल कंडीशन में हमारी यूरिन कैसी होगी? डाइल्यूट। और एडवर्स कंडीशन पानी की कमी हो बॉडी में तो कैसा होगा यूरिन? तो मैं यहाँ पर ये जोड़ देता हूँ पहले से नहीं। नॉर्मल कंडीशन में ये काम करते हैं, एडवर्स कंडीशन में ये, तो डाइल्यूट यूरिन बन रही है तो इसका कारण है, और कंसंट्रेटेड यूरिन बन रही है तो जक्स्टामेडुलरी उसका रेस्पॉन्सिबल। ये लिंक आ गया निकल कर बढ़िया, अभी देखेंगे बहुत अच्छे से समझेंगे तब समझ में आएगा। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक हम नेफ्रॉन को लेते हैं बड़े आइडियल तरीके से। देखिएगा सबसे पहले हम बाहर से स्ट्रक्चर देख रहे हैं, फिर अंदर चलेंगे इसके और कैसे क्या होता है ये समझेंगे। ये डायग्राम जैसे मैं ले रहा हूं उसी अंदाज में आपको लेना है, ये इसी तरीके से लेना है और ये भी ऐसे ही। ये क्या है ट्यूब्स वगैरह, ये सब आपको मैं बताता हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिए। किसी भी एक आइडियल नेफ्रॉन को लें तो उसके दो स्ट्रक्चर हैं। इट कंसिस्ट, कोई भी चाहिए हो चाहिए हो, इट कंसिस्ट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी टू पार्ट, दो पार्ट है। एक पार्ट है मेलपिजियन बॉडी और एक पार्ट है कॉर्टेक्स और मेडुला, और एक पार्ट है रीनल ट्यूब्स। बेटा एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम जाते हैं तो रीनल ट्यूब्स के अंदर ऐसा पार्ट आता है जो शायद एनसीईआरटी के अलावा कहीं नहीं लिखा गया है, इसलिए फोकस ऑन एनसीईआरटी। हमारे हिसाब से वैसे तीन पार्ट होते हैं, मेलपिजियन बॉडी, रीनल ट्यूब्स और एक कलेक्टिंग डक्ट। लेकिन ये एनसीईआरटी ने शामिल नहीं किया, लेकिन हाँ है नेफ्रॉन के अंदर। तो ये कहाँ पर क्या रीनल ट्यूब्स, क्या मेलपिजियन बॉडी, ये देखते हैं। मेलपिजियन बॉडी दो चीज को मिलाकर बोला जाता है, एक होता है बोमांस कैप्सूल और एक होता है ग्लोमेरुलर। और रीनल ट्यूब्स के अंदर some part of
बोमान कैप्सूल का यहाँ इंक्लूड किया है एनसीईआरटी ने। और उसके बाद यहाँ पर पीसीटी, हेनले लूप और डीसीटी को भी इंक्लूड कर दिया। तो सही मायने में तो ये होनी चाहिए कि पीसीटी की फुल फॉर्म में बताएंगे और क्या है ये सब क्लियर करेंगे धीरे धीरे। अब हम पहले इस पर उतरते हैं। ये है रीनल आर्टरी, ये है रीनल वेन, ये है अफरेंट आर्टरी और इफरेंट आर्टरी, और ये है ग्लोमेरुली का जाल, मैं फुल फॉर्म उधर लिखूंगा। ये बोमान कैप्सूल, ये पीसीटी, ये इसको हम कर रहे हैं, ये नीचे लूप है पूरा, नीचे डाउन में आ रहा है, इसको कहते हैं डिसेंडिंग लूप, और ये अप जा रहा है, इसको कहते हैं असेंडिंग लूप, और ये कहलाता है डीसीटी, और ये कहलाती है कलेक्टिंग डक्ट। सेम ऐसा ही एक नेफ्रॉन यहाँ बना रहे हैं, लेकिन उसकी खूबी इधर मैंने जक्स्टामेडुलरी के लिए जगह दी है, तो इसका और इसका अपने आप में डिफरेंस नजर आएगा आपको, बहुत बढ़िया, देखने से ही नजर आएगा। ये जो मैं घुमाकर वहां से लाया हूँ, ये स्टाइल नहीं है, डिजाइन नहीं है, ऐसे ही घूम कर आता है, ये डीसीटी होती है। कॉर्टेक्स को थोड़ा सा हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, मेडुला को यहाँ शिफ्ट करते हैं, समझाने के लिए लेना है। ये ऐसा छोटा कर दूँ, जगह नहीं है, ये ऐसे, और ये इस तरीके से ब्लड वेसल्स यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ की ब्लड वेसल्स और वहाँ की ब्लड वेसल्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये कैपिलरी का जाल बहुत दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैं थोड़ा शिफ्ट कर रहा हूँ, ऊपर लिख देता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, ये इसका, ठीक है। चलो इस तरीके से फाइनली जहाँ मुझे पहुँचाना था वहाँ पर पहुँचा। रीनल वेन, और यहाँ से चालू हुआ ये रीनल आर्टरी। तो एक बार में सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, एक बार में यहाँ पर हो जाएगा सारी चीज़। सिर्फ वही चीज़ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये अफरेंट, इधर का अफरेंट हो गया, ये क्या हो गया इफरेंट आर्टरी, ये क्या है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बताऊँ, ये पीसीटी, ये डिवाइड कर रहा हूँ, ये डिसेंडिंग लूप, ये असेंडिंग लूप, ये डीसीटी, और ये जो कैपिलरी का जाल है इसको डिवाइड कर रहा हूँ। तो इधर का आधा जो ये क्या है, ये तो पीटीसी है, ये इधर कर देता हूँ पीटीसी, जो आप क्लियर होता है ऊपर का हिस्सा ये, और ये नीचे का पूरा हिस्सा है, इसमें दो हिस्से हैं, इसको मैं एवीआर बोलूँगा, डिसेंडिंग के पास असेंडिंग वासर है, और असेंडिंग लूप के पास डीवीआर। अभी ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, अब जब एक्सप्लेन करूँगा तब आएगा। ये क्या है पूरा जाल, इसको कहते हैं वासा रेक्टा, और इसका हिस्सा ये आधा हिस्सा कर दिया असेंडिंग और इधर कर दिया डिसेंडिंग वासा रेक्टा, ठीक है। ये उल्टा लिखा है, आपको ऐसा लग रहा है वो उल्टा है, अभी देखना भी क्या चीज़ है। मैंने लेबलिंग जो किया है उसका फुल फॉर्म देखता हूँ, फिर समझा पाऊंगा। हमने क्या क्या यूज किया है इसमें वर्ड। आरए का मतलब है रीनल आर्टरी, आरबी का मतलब है रीनल वेन, ग्लोमेरुली, जीएलओ का मतलब ग्लोमेरुली कहते हैं इसको, और बीसी का मतलब है बोमान्स कैप्सूल, पीसीटी का मतलब है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं। डीसीटी का मतलब है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। एचएल हेनले लूप, उसमें भी दो हिस्से हैं, एक डिसेंडिंग हेनले लूप और एक है असेंडिंग हेनले लूप। उसके बाद बीआर, एबीआर है असेंडिंग वासा रेक्टा, वासा रेक्टा, और डीबीआर है डिसेंडिंग वासा रेक्टा। अब आपने इतनी सारी लेबलिंग कर ली, अब क्या चीज है इसको बहुत जानना जरूरी है।
ईटीसी पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी कहते हैं। सारी लेवलिंग मेरे ख्याल से आ चुकी है। अब बेटा इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट ना होगा दिमाग को, ये भी पीटीसी ध्यान से सुनना, ठीक है? अब आएगा समझ। अब कुछ भी नहीं है, अब लिखना नहीं है, समझना। देखो बेटा ऐसा है, आप गौर से देखें, पहले एक नेफ्रॉन को आइडियोलॉजी के साथ समझ लें, उसको बाद में समझें। हमारे मैंने आपको जब लिवर पढ़ाया था तो हार्ट से इसका ब्लड सप्लाई दिखाया था किडनी का। किडनी का कुछ ब्लड सप्लाई इस तरीके का है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा हार्ट है, ये क्या है? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पर यह एओर्टा है और एओर्टा के लास्ट में मैं किडनी जोड़ देता हूँ, सारे ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करती है वो। तो ये क्या, रीनल आर्टरी इधर से आ रही है और इधर से ये रीनल वेन इसका ब्लड ले जा रही है, और ये क्या, वेना केवा, जहाँ पर सारा ब्लड आता है। कोई दिक्कत तो नहीं? किडनी में ये सप्लाई दिख रही है, समझ में आ रही है? ऐसा ही समझ लिए, रीनल आर्टरी ब्लड लेकर आई, किडनी के अंदर गया, किडनी के अंदर ब्लड जा रहा है। आप इधर देखिएगा गौर से, ये बड़ा गजब की चीज बनी हुई है। ये है रीनल आर्टरी, आर्टरी के बाद आर्ट्रियोल होती है। इसका नाम मैंने लिखा नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ। इसका मतलब है, ए का मतलब मैंने लिया है एफरेंट आर्ट्रियोल, और उसका लिया है ईए, इफरेंट आर्ट्रियोल। क्या कहते हैं उसको? इफरेंट आर्ट्रियोल। तो अब देखिए, ब्लड जब यहाँ आया, ध्यान से सुनना, ब्लड जब यहाँ आया ये इफरेंट में, और यहाँ पर फिल्टर होने के लिए आता है, इसको कहते हैं ग्लोमेरुली नेट, और यहाँ से निकल जाता है, जितना फिल्टर होना यहाँ फिल्टर होकर आ जाता है। किस में आता है? ये कहलाता है बोमान कैप्सूल। ग्लोमेरुली और बोमान कैप्सूल को हम कहते हैं मेल्पिगियन बॉडी। मेल्पिगियन बॉडी वो हम मैमल्स के लिए यूज करते हैं वर्ड, और मेल्पिगियन एक ट्यूब्यूल्स होता है, वो इंसेक्ट के अंदर होता है। तो मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स इंसेक्ट में मिलती है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, और मेल्पिगियन बॉडी ह्यूमन के अंदर है। ध्यान रखेंगे, बॉडी को हम एक नया नाम दे सकते हैं, इसका एक और नाम है मेल्पिगियन, हम इसको कार्पसल्स भी कह सकते हैं, कार्पसल्स। तो एक ही बात है, कार्पसल्स एंड बॉडी आर सेम थिंग, बट मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स ऑलवेज अकर्स इन किसमें? किसमें? इंसेक्ट्स। किसमें? इंसेक्ट्स। ध्यान रखेंगे, पक्का कर दें। बोथ आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, बट ट्यूब्यूल्स प्रिमिटिव स्ट्रक्चर और कार्पसल्स या बॉडी एडवांस स्ट्रक्चर। अब देखिए, दैट इज ए ग्लोमेरुली, that is a Bowman capsule. This tube that is called PCT. What do you mean the PCT? Proximal convoluted tubules बोला है full form. ये ट्यूब होती है, तो ट्यूब जो है इसके अंदर क्या है सर? पहले समझ लीजिए, इसके अंदर भी सेल है, स्मॉल स्मॉल छोटे छोटा सेल है। ये कुछ करती हैं, बताएंगे, थोड़ा सा वेट करें। बड़ा PCT का नाम है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, और DCT का नाम है डिस्टल कन्वोल्यूटेड। प्रॉक्सिमल मींस पास और डिस्टल मींस दूर। D फॉर पास, D फॉर दूर, ऐसे याद करिए। दैट इज, ये मेरा हाथ है, ये वाला एंड क्या कहलाता है? इधर ध्यान दो, प्रॉक्सिमल एंड, एंड दैट इज डिस्टल एंड। हमेशा प्रॉक्सिमल अटैच पार्ट इसको मानेंगे, नेफ्रॉन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, पास वाला, एंड दूर बात ये है। और उसके नीचे ये दिख रहा है, ये डिसेंड करती है, डाउन ट्यूब है, तो डिसेंडिंग लूप एंड असेंड करती हुई लूप है। असेंडिंग लूप दोनों को मिलाकर मैंने क्या लिखा? हेनले लूप, साइंटिस्ट जिसके नाम पर, जिसने खोजा उसके नाम। डन कर दें, तो हेनले लूप एंड देन DCT एंड देन आफ्टर कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट के लिए एक बात ध्यान से समझना, और हेनले लूप हम एक जगह लिखा देंगे। हेनले लूप आपको नहीं लग रहा यू शेप होती है? बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर हो। ध्यान दो बेटा, इधर हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर हो, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो, हेनले लूप को हेयर पिन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और जो ये दिख रही है बीच में खड़ी हुई कलेक्टिंग डक्ट, एक स्ट्रेट ट्यूब, लॉन्ग स्ट्रेट ट्यूब है। ये अपने आप में क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लॉन्ग, एनसीईआरटी का लाइन है, लॉन्ग स्ट्रेट ट्यूब है। कैसी है? लॉन्ग स्ट्रेट ट्यूब। और कैसे फैली हुई है? कॉर्टेक्स से लेकर मेडुला तक आती है, लॉन्ग स्ट्रेट ट्यूब। कलेक्टिंग डक्ट एक किडनी के अंदर 250 होती है। ईच कलेक्टिंग डक्ट कनेक्टेड बाय द 4000 नेफ्रॉन।
यानी एक कलेक्टिंग डक्ट से जगह छोड़ दी है ना, मैंने कटिंग दिखाया है, दैट मीन्स कलेक्टिंग डक्ट एक है, उससे कितने नेफ्रॉन जुड़े हुए हैं? 4,000। तो आप बताओ एक किडनी में कितने नेफ्रॉन हो गया? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, स्ट्रक्चर नेफ्रॉन में हम बात करें कि टोटल नेफ्रॉन कितना हुआ, तो टोटल नेफ्रॉन टोटल नंबर ऑफ नेफ्रॉन, तो नंबर ऑफ नेफ्रॉन हमारे पास कितना है? नंबर ऑफ नेफ्रॉन पर किडनी की बात कर रहा हूं मैं, तो करीबन 1 मिलियन दैट यू कैन से 10 lakhs बताया था पर किडनी नेफ्रॉन। क्लियर? तो ईच कलेक्टिंग डक्ट कंसिस्ट हाउ मेनी नंबर ऑफ नेफ्रॉन? 4,000, यानी कि ये कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ कलेक्टिंग डक्ट कितना है? 250। ठीक है, तो कितना एक और मतलब 4,000 नेफ्रॉन कनेक्टेड विद 1, यानी टू ईच कलेक्टिंग डक्ट, तो 1 कलेक्टिंग डक्ट से कितना नेफ्रॉन अटैच्ड है? अब तो समझ में आया, 250 और 4,000 मल्टीप्लाई करो, 10 लाख हो गया। पर किडनी का है बताया, पर किडनी, इन बोथ नहीं, एक किडनी का डन कर दो। अच्छा अब इसको एक्सप्लेन करते हैं पूरा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे मैं फिजिक्स का सवाल कर रहा हूँ, उसको समझाने से पहले आप ये बताइए कि मान लीजिए हमारे पास एक डायमीटर ऐसा है, एक डायमीटर बहुत कम और उससे थोड़ा सा ज़्यादा है ये ट्यूब, हमने कुछ पाइपों का कनेक्शन ऐसा किया, ये ए पाइप, ये बी पाइप और ये सी पाइप। आप बताइए यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है तो मैक्सिमम प्रेशर कहाँ पर होगा? बी पर होगा या सी? कौन बोला सी? बी। गुड, आंसर क्या है? बी। राइट आंसर। मतलब मैक्सिमम प्रेशर जो होगा यहाँ पर होगा। तो ये ऊपर वाले ने हमारी किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन तैयार किया और उसका ये पूरा जाल जो अफरेंट इफरेंट आर्टियोल के बीच में ग्लोमेरुली है, ये कुछ इसी तरीके का है। अफरेंट आर्टियोल का डायमीटर मान लीजिए x, अगर मान लें इसका डाया x और इफरेंट का x/2 कर दूं और इसका कर दूं मैं x, ग्लोमेरुली का डायमीटर x/4, तो डायमीटर इसका x है, इसका x/2 और x/4, तो ये बताइए मैक्सिमम प्रेशर कहाँ पर होगा? x/4, दैट इज द ग्लोमेरुली पॉइंट। तो एनाटॉमिकल इज अ वेरी गुड एंड फैंटास्टिक स्ट्रक्चर ऑफ द, चाहे ब्लड का प्रेशर आए या ना आए, वहां पर एरिया ही ऐसा कर दिया कि प्रेशर अपने आप पड़ेगा। तो जब यहाँ पर प्रेशर होगा तो यहाँ पर जब फिल्ट्रेशन होगा तो यहाँ पर जो आया उसको क्या कहेंगे? यूरिन मत कह देना, क्योंकि ये यूरिन नहीं होता। दैट यू कैन से, ध्यान दे बेटा उन्नति, ये कहलाता है, क्या कहते हैं इसको? फिल्ट्रेट। क्या लिखा है मैंने? दिखाई दे रहा है? तो वैभव बेटे, दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। सर आपने यूरिन क्यों नहीं बोला? ये छनकर आया, फिल्टर हो गया आया, हमारा गंदा ब्लड, इम्प्योर ब्लड फिल्टर हो गया, क्यों नहीं बोला आपने यूरिन? नहीं, एक्चुअल में मैंने मन किया कि मैंने यहाँ पर एक सैंपल ले लिया, ब्लड जो आया था फिल्टर होकर उसका, बीकर पर रख लिया, और फिल्ट्रेट को जो आया नीचे फिल्टर होकर उसको रख लिया। दोनों को जब मैंने रख लिया, मैंने चेक किया, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। क्या मतलब सर? तो ये किस बात का फिल्ट्रेशन हुआ? ये बेवकूफ बना रहा है, मैं नेफ्रॉन हमें बच्चा समझ रखा नहीं भाई। एक्चुअल में यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन होता है, जहाँ पर जो फिल्ट्रेशन हुआ और इनमें ब्लड में और इसमें अंतर क्या है? अच्छा एक बात बताओ, जो ब्लड आया था पूरा ब्लड थोड़ी ना फिल्टर हुआ होगा भाई, ब्लड में से सेल थोड़ी फिल्टर होने में आएंगी। ब्लड में तो सेल भी होती है और प्लाज्मा भी होता है, तो प्लाज्मा फिल्टर हुआ होगा या सेल फिल्टर हुआ होगा? प्लाज्मा। अरे चाय छानते हो तो चाय की पत्ती रह जाती है ऊपर, पत्ती दैट यू कैन से द सेल्स ऑफ बॉडी, ब्लड की सेल्स मान लीजिए, और जो चाय आया नीचे वो प्लाज्मा मान लो। तो छनकर कौन आता है, प्लाज्मा या सेल या पूरा ब्लड? पक्का। तो मैं यहाँ पर एक तुम्हारे सामने एक चीज रख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर देखूँ, क्या देखूँ कि ऐसा मान लीजिए यहाँ बना, चलिए ये है मेरे पास प्लाज्मा, एक बीकर में भर लिया और एक मैंने भर लिया फिल्ट्रेट। क्या भरा? फिल्ट्रेट। आप ये सोच लो सर क्यों फिल्ट्रेट कह रहे हैं, यूरिन नहीं कह रहे इसको? लॉजिक है उसका,
तो यहाँ पर प्लाज्मा भरा और फिल्ट्रेट भरा, दोनों का सैंपल एक सा है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस फिल्ट्रेट में अमीन यहाँ पर क्या चीज, प्रोटीन नहीं आता, प्रोटीन एब्सेंट है बस इसमें। यहाँ पर क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है और यहाँ पर क्या है, ये प्रोटीन एब्सेंट है। तो यानी कि बस व्हाट मीन द फिल्ट्रेट, तो फिल्ट्रेट वो है जिसमें प्रोटीन नहीं होता, बाद बाकी एज इट इज प्लाज्मा में जो है वही चला आया। तो सर आप ये कहना चाह रहे हो ऊपर ग्लूकोज था तो नीचे ग्लूकोज आ गया? हाँ आ गया। सर ऊपर विटामिन थे नीचे विटामिन आ गए? हाँ आ गए भाई, कैसे कहा जाए, मिनरल्स थे वो भी आ गए, आ गए। एवरीथिंग इज इक्वल इन प्लाज्मा एंड फिल्ट्रेट एक्सेप्ट प्रोटीन, एक्सेप्ट प्रोटीन, प्रोटीन को छोड़ नहीं है बात समझ। तो प्रोटीन छोड़कर ऐसा है, तो अब देखिए यहां पर अंदर से जब फिल्ट्रेट निकलकर जा रहा था, किस इलाके से जा रहा था, कौन सा एरिया है, दैट इज फुल फॉर्म प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ओके। और अंदर है क्या दिख रही है छोटी छोटी, इसमें ये, इसमें भी सेल है, इसमें भी सेल है, इसमें भी अंदर नीचे तक जाते सब जगह सेल है। देखिए आपको याद है ये वो लास्ट स्टॉपेज है जहां पर हमने कल डायग्राम किडनी का दिया था, ये क्या लिखा था, रीनल पेपिला लिखा था, जिसमें एक नेफ्रॉन को मैंने दिखाया था। और देन आफ्टर ये क्या था, नीचे का हिस्सा फिर माइनर कैलेक्स जा रहा था, माइनर कैलेक्स से कहाँ जा रहा था, मेजर, मेजर से कहाँ जा रहा था, रीनल पेल्विस, और रीनल पेल्विस से कहाँ जा रहा था, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के बाद वॉशरूम। रास्ता पता चल गया नहीं चल गया? yes, यूरिन का अब हम और अंदर आ गए, अब तो अंदर आ गए ना। yes. अच्छा बेटा इधर ध्यान दीजिए, प्रति दीदी अब देखिए यहां से फिल्ट्रेट चला, यहां पर सेल बैठी थी, सेल मत बोलो इनको, लुटेरा बोलो, नंबरिंग, सेल लूटने के लिए बैठी है। यहां से सोना भर के ट्रेन चल रही है, सोना में फिल्ट्रेट, गजब, कभी इन्होंने देखा नहीं। सेल्स बोली अरे भाई कितना गजब मटेरियल आ रहा है, लूट लो, जबरदस्त यहाँ पे ग्रो बैठा है, 70-80% लूटपाट कर लिया, पॉकेट में भर लिया, अपनी पेट में भर लिया, चलानी तो बनियान के अंदर रख लिया, जाने कहाँ रख लिया, सब जगह रख लिया, भर लिया। अब पेट बहुत तन गया होगा इनका सेलों का, है ना, बचा वो क्या क्या वालों बताएंगे। बहरहाल यहाँ पर से लूटपाट हो गई, फिर ट्रेड धीरे धीरे आगे बढ़ रहा, थोड़ी सी लूटपाट यहाँ हुई, बोले सबने लूटा, हम भी लूटे। डीसीटी से गुजरा, यहाँ भी सेल्स है भाई, समझ लीजिए, यहाँ भी अंदर सेल्स, यहाँ से गुजर के जा रहा है, कौन जा रहा है, कौन जा रहा है भाई, देवव्रत जी बताइए कौन जा रहा है, फिल्ट्रेट जा रहा है। अब फिल्ट्रेट यहाँ पे पहुंचा, उस पर सारा चीज एब्जॉर्ब मतलब लूट हो चुका, लूट गया। जो एंड ऑफ ऑल यहाँ आया, यहाँ पर जो मिला हम उसको कहेंगे क्या, यूरिन, यानी कि कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन रेफर किया जाता है। क्या रेफर किया जाता है कलेक्टिंग डक्ट में, यूरिन। और आप देखिएगा यहाँ से नीचे ये जो नेफ्रॉन है ना, ये ऐसा इधर भी बनाया है मैंने, ये नेफ्रॉन किडनी के अंदर एक लिक्विड होता है, उसमें डूबे पड़े हैं, और उसकी ऑस्मोलैरिटी कैसी होती है, कॉर्टेक्स मतलब बाहर से लेकर अंदर तक चल रहे हैं, कॉर्टेक्स बाहर का, मेडुला अंदर का, तो उसकी ऑस्मोलैरिटी यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ 300 मान लीजिए, यहाँ 600 मान लीजिए, यहाँ 800 मान लीजिए, यहाँ 1200 मान लीजिए। यानी कि बताइए ऑस्मोलैरिटी जितना हम डीप में जा रहे हैं बढ़ रही है या घट रही है, ऑस्मोलैरिटी कंसंट्रेशन किसकी, जिस लिक्विड में ये डूबे हुए हैं। सर क्या लिक्विड है, चारों तरफ बता दीजिए, उसका भी नाम बिल्कुल बताते हैं, ये है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ये फ्लूइड रेफर किसके लिए किया है, चारों तरफ जो है वो उसका नाम क्या है, ISF, क्या लिखा है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होती है। यानी कि नेफ्रॉन किसके अंदर डूबे रहते हैं, उसकी ऑस्मोलैरिटी बाहर से अंदर चले कैसी होती है, इंक्रीज होती है। पक्का कर दें, ये सब चीजें मुझे जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं अभी से लेके चलूंगा। तो हमने ये कौन सा नेफ्रॉन कंप्लीट कर लिया, कौन सा नेफ्रॉन है ये लिख दिया नीचे, स्ट्रक्चर किसका है ये, और ये वाला स्ट्रक्चर किसका है जो मैं बताऊंगा अभी,
अच्छा ठीक है, अब देखिए अफरेंट डिफरेंट क्लियर हुआ, ब्लड यहाँ प्यूरिफाई फिल्टर हो गया, जो बचा हुआ था वो यहाँ ब्लड घूमता हुआ रीनल वेन में, रीनल वेन से हार्ट में पहुंच गया, तो इनकमिंग एंड आउटगोइंग देखने को मिलती है। अब गौर से देखना, इधर देखना, इस वाले डायफ्राम मतलब इस डायग्राम के अंदर हम देखें कुछ अलग से दिख रही चीजें। देखो रीनल आर्टरी है वहाँ भी है, अफरेंट आर्टियोल यहाँ भी है, बड़ा डायमीटर, यहाँ कम डायमीटर, यहाँ बहुत ही कम डायमीटर, से था ये भी ग्लोमेरुली, ये बोवन कैप्सूल। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनो ध्यान से देखिए, मैपिंग बॉडी में बोवन कैप्सूल ग्लोमेरुली मिलाकर है, लेकिन रीनल ट्यूब्स में एनसीईआरटी ने लिखा और कहीं किताब में नहीं है कि सम पार्ट बोवन कैप्सूल का रीनल ट्यूब्स में ही मानी है, वरना हम लोग तो ट्यूब्स किसको मानते थे, पीसीटी डीसीटी एनएलयू को, और कलेक्टिंग डक्ट को ट्यूब्स में नहीं माना जाता, ध्यान रखना। कहाँ लिखा है? नहीं लिखा ना, लेकिन क्या चीज माना है हमने एक्स्ट्रा में, सम पार्ट ऑफ आल्सो इंक्लूड इन द रीनल ट्यूब, कलेक्टिंग डक्ट स्ट्रक्चर मतलब नेफ्रॉन में हम ट्यूब्स का पार्ट नहीं मानते, नेफ्रॉन में तो मिलता है लेकिन ट्यूब्स का पार्ट नहीं मानते, इसलिए अब मैं यहाँ से मिटाना आसान समझूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एकदम क्लियर हो गया, एकदम लिखा इसलिए कि समझा पाओ। अब देखो ये अफरेंट आर्टियोल, डिफरेंट आर्टियोल, ग्लोमेरुली, बोवन कैप्सूल, पीसीटी, ये देखो हेनले लूप, यहाँ तो आपको कुछ इसका साइज थोड़ा सा लेंथ में बड़ा नहीं दिख रहा आपको, बड़ा रखा है मैंने, थोड़ा सा बोर्ड के हिसाब से रखा, नहीं तो और बड़ा करके लिखा। अब गौर से देखो यहाँ पर वही डिसेंडिंग, ये क्या होगा असेंडिंग, ये डीसीटी यूं मूव करके जा रही है, इसके पास से टच करती हुई जा रही है, किसके पास से, अफरेंट आर्टियोल के पास से टच करके ऐसे जा रही है, कोई लॉजिक होगा बताएं। जक्स्टामेडुलरी को जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन क्यों कहते हैं, मैक्सिमम जाल इसका मेडुला में है, कॉर्टेक्स में बहुत कम हिस्सा है, और उसको कॉर्टिकल क्यों कहते हैं, उसका मैक्सिमम कॉर्टिकल में, मेडुला में बहुत कम। क्लियर कर दें। अब देखो गौर से स्पेशल चीज और दिमाग लगाना है, ये उल्टा नहीं है, ये सीधा है जो मैं बोल रहा हूँ। ये बताओ ये जो जाल है पूरा कैपिलरी का जो वहाँ नहीं है, ऐसा जाल जो है इसको कहते हैं वासा रेक्टा, क्या कहते हैं, वासा रेक्टा। ये अगर डाउन में जा रहा है तो हमें क्या लिखना चाहिए था, डिसेंडिंग या असेंडिंग, अरे डाउन में जा रहा है, ये क्या बोलेंगे इसको, जो दिखता है उसे बोलो, स्मार्ट नहीं बनो, स्मार्ट तो हम बने। ये क्या है, डिसेंडिंग, और ये क्या है, पक्का है, बट सर आपने तो इसको तो असेंडिंग वासा रेक्टा लिख दिया है और इसको डिसेंडिंग वासा, और ये भी उल्टा हो गया, डिसेंडिंग के साथ डिसेंडिंग करते तो बेटर होता, असेंडिंग के साथ असेंडिंग लिखते तो बेटर होता, नहीं होता। लेकिन ये ऐसा नहीं किया आपने सर, ऐसा क्यों किया आपने हमारे साथ, तो सर सुन लीजिए, सपोज दैट ये मेरे पास दो उंगलियां हैं, मैं पहले हेनले लूप लिख रहा हूँ उसके, ये वाला और ये ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ, तो ये बताओ ये डिसेंडिंग होगा और ये वाला, ये उंगलियां हैं, ये डिसेंडिंग है नीचे और ये असेंडिंग, ये मान लो इसको, या कैसे ही मान लो, अब इधर ऐसा कर लो, एक ही बात। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं यहाँ पर दो मार्कर लगा देता हूँ, सपोज दैट, दो पेन देना एक मिनट, डिफरेंट कलर के, ये डिसेंडिंग हेनले लूप, ये असेंडिंग, और डिसेंडिंग के आगे ये ब्लू पेन डिसेंडिंग वासा रेक्टा और असेंडिंग लगा रहा हूँ, जैसा तुम कह रहे थे, डिसेंडिंग के साथ डिसेंडिंग, असेंडिंग के साथ असेंडिंग, दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, डिसेंडिंग के साथ डिसेंडिंग है, असेंडिंग के साथ असेंडिंग। अब मैं इसको ट्विस्ट कर दूं, उल्टा कर दूं, तो आप बताओ क्या हुआ, डिसेंडिंग के साथ असेंडिंग पहुंच गया, असेंडिंग के साथ डिसेंडिंग, दैट मीन ये जो वासा रेक्टा होता है ये नेफ्रॉन के हेनले लूप के पीछे ट्विस्ट करता है, तो घूमा हुआ होता है, इसलिए ये पहला, इसलिए ये बेटा ये हमें उल्टा लिखना पड़ता है, और इसी से सारा खेल करके दिखाएंगे कि यूरिन कंसंट्रेट कैसे बनाएगा, यही तो बनाएगा कंसंट्रेट यूरिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, काउंटर करेक्ट मैकेनिज्म आएगी इसके लिए। अच्छे अच्छे लोग इसको क्लियर नहीं करते हैं, हवा में उड़ा देते हैं, आप समझोगे, और एनसीईआरटी ने मात्र 4 लाइन के अंदर एक्सप्लेन किया है इसको, उस 4 लाइन में 40 लाइन की थ्योरी है, इतना गजब की चीज़ है, ये किताब नहीं, मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ, गागर में सागर है, ये किताब किसी साइंटिस्ट ने मतलब किसी राइटर ने नहीं लिखी, साइंटिस्ट की लिखी हुई किताब है, इसलिए इसको साइंटिफिकल पढ़ा था, और किताब से बाहर कुछ नहीं आता, बार बार कहता हूँ, कुछ भी नहीं आता एनसीईआरटी से बाहर,
ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी के वर्ड को पकड़ना तो सीखो, वो उसका मतलब क्या निकल रहा है। चलिए, तो आप ये बताओ, अब मैं डिफरेंस कर रहा हूँ, आप मुझे एक झटके में बताते चलना। सबसे पहला डिफरेंस तो बताएंगे बेटा, ये बताओ हेले लूप लॉन्ग किस में, कॉर्टिकल में या जब जक्स्टामेंटरी में? जक्स्टामेंटरी, गुड। मृदुल तू बता, ये वासा रेक्टा किस में मिल रहा है, दोनों में या एक में है? दोनों में वासा रेक्टा कहाँ है बेटा? यहाँ तो है, वहां कहाँ है उस वाले नेफ्रॉन में? कहाँ है? आपको दिख नहीं रहा, कहाँ है जाल? ये क्या वासा रेक्टा कहाँ है भाई? कैपिलरी का जाल, ये ऐसा जाल स्टीयर फॉर्म में कहाँ मिला? तो फिर क्या कहेंगे हम, किस में है बताओ, किसमें वासा रेक्टा? कौन सा नेफ्रॉन, कौन सा नेफ्रॉन है? और क्या, यही तो बोला है। अरे जेएमएन शॉर्ट में लिख दिया जक्स्टामेंटरी नेफ्रॉन, कौन सा नेफ्रॉन? एकदम स्मूथली बोलो, कौन सा नेफ्रॉन है ये? धीरे धीरे, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, कौन सा नेफ्रॉन है ये? जक्स्टा वर्ड का मतलब क्या है? नियर मेडुलरी, मेडुला में, नियर मेडुला के पास में, मेडुला में मिलने वाला है, ठीक है। वैभव बेटा वासा रेक्टा, अब थोड़ा स्पीड से बताना, बहुत इंस्टॉलमेंट कर दी है इसमें, बात का मतलब ही खत्म हो जाता है ना। चलिए, हेले लूप किधर लंबा है? उसमें लॉन्ग है, इसमें लॉन्ग है। हेले लूप इसी में लंबा है। वासा रेक्टा किस में प्रेजेंट है? अच्छा, कॉर्टिकल नेफ्रॉन ज्यादा होते हैं किडनी में या जक्स्टामेंटरी में? कॉर्टिकल। अगला लास्ट पॉइंट और बता दो, नॉर्मल कंडीशन में कौन से नेफ्रॉन काम करते हैं और ये कब काम करते हैं? पानी की कमी हो। तो आप लोगों को मैंने उस दिन भी बोला, आज फिर बोल रहा हूँ, ये साथ में जो बोतल रखते हो, पानी की जरूरत हो ना हो, तुम बोतल पानी में यूं पानी की बोतल डालते रहते हो, उनमें पानी डालते रहते, तो इससे क्या होगा? आप पानी की कमी होने ही नहीं देते बॉडी में। प्यास थोड़ी लगनी चाहिए, प्यास रहेगी तो जक्स्टा काम करेगा, और कॉर्टिकल तो हमेशा करता ही करता है। तो अगर बार बार पानी पीते रहे तो जक्स्टा कभी काम कर पाएगा? तो ये भी एक गुड हैबिट है, पानी बार बार पीना, या बैड हैबिट है बिना प्यास के पानी पीना? तो गुड हैबिट में कन्वर्ट करो, बहुत अच्छी बात है बेटा। हमारे इंडिया के अंदर एक कल्चर था पानी पीने का, ये गिलास तो थे ही नहीं हमारे, हम लोग इतने अमीर नहीं थे कि हम गिलास रख सकें अपने पास, पॉकेट में गिलास नहीं होता था, एक मटका होता था, उस पर एक लोटा होता था, और लिया और सीधा पानी अपने हाथों से पीते थे, हाथों को साफ करके हाथों से, और या फिर यूँ करके। राजस्थान में तो आज तक यहीं से पिया है ना, आगे पानी बैठ कर पीना चाहिए। क्यों? इसका लॉजिक है कि हमारी बॉडी में जब पानी जाता है अंदर, तो ये इंटेस्टाइन होती है, यहाँ पर कोई बीच बीच में बैरियर नहीं लगा रोकने के लिए, पिएंगे तो स्ट्रेट होती हैं आते हैं, और पानी पिया एब्जॉर्ब होने की जगह जहाँ एब्जॉर्ब होना था वहाँ हो नहीं पाएगा, सीधा मतलब एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, बॉडी में बाहर जाने का तरीका जल्दी बन जाएगा। तो एब्जॉर्ब होना, बैठ कर पानी पिएंगे तो उससे एब्जॉर्ब होने की तैयारी ज़्यादा है, डन है ना? आपको दिक्कत इस टॉपिक में समझ में आ गया? तो क्लियर हो गया। अभी हम डिफरेंस लिखेंगे, हमारे बोर्ड पर जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख पा रहे हैं, इसको करेंगे, ठीक है? इसको क्लियर कर समझ लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं आई? पक्का है? परफेक्ट है? तो देवव्रत इन लास्ट ये बता दो कि कौन सा नेफ्रॉन कब काम करता है? पानी नॉर्मल कंडीशन में कौन काम करता है? कॉर्टिकल। और एडवर्स कंडीशन में? ठीक, ओके, गुड, नोट कर लो।